चलिए तो आज बात करते हैं हिंदी के अपने नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम के बारे में। क्या होता है सर्वनाम? तो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ होता है सभी का नाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम किसी कहानी का एग्जाम्पल लें तो हम उस एग्जाम्पल में बार बार एक ही संज्ञा शब्द को प्रयोग नहीं कर सकते। उसके स्थान पर हमको किसी न किसी सर्वनाम का प्रयोग करना होता है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो ही परिभाषा। कभी कभी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा परिभाषा ही पूछ ली जाती है। बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सिंपल से यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो कौन कौन से भेद हैं? यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन से सर्वनाम के भेद हैं अथवा नहीं है। तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट और महत्वपूर्ण है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमें सर्वनाम के 6 के 6 भेद याद होने चाहिए। रिपीट कर देता हूँ। पहला सर्वनाम है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, 4th है आपका अनिश्चयवाचक, 5 है आपका प्रश्नवाचक और 6 है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसी के साथ जो सबसे पहला आपका सर्वनाम है, एक एक करके सभी सर्वनाम के जो भेद हैं हमको डिटेल सहित और एग्जाम्पल सहित पढ़ने हैं। तो पहले सर्वनाम का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? महत्वपूर्ण सर्वनाम है। इसके अपने आप में 3 भेद पाए जाते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता और जिसके संबंध में बात की जाए जो उपस्थित ना हो उसके लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषवाचक सर्वनाम केवल पुरुषों के लिए प्रयोग होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें 3 तरह से आपकी चीज़ें होती है। नंबर 1 कहने वाला, नंबर 2 आपका सुनने वाला और नंबर 3 जिसके संबंध में बात की जाए। यह सर्वनाम जो है देख लेते हैं। यह सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयोग होता है। किसी भी प्रसंग में कोई भी यदि बात की जाती है तो किसी भी प्रसंग में एक होता है वक्ता, मतलब कहने वाला। समक्ष 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं उसके समक्ष। पहला वह स्वयं वक्ता, दूसरा सुनने वाला और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाए और जो वहां पर अनुपस्थित होता है। इन 3 प्रकार के व्यक्तियों के आधार पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी भी प्रसंग में वक्ता के समक्ष 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। नंबर 1 पहला वो स्वयं, नंबर 2 सुनने वाला और नंबर 3 होता है कोई अन्य जिसके बारे में बात की जाती है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पाए गए हैं। नंबर 1 होता है आपका उत्तम पुरुष, नंबर 2 होता है आपका मध्यम पुरुष और नंबर 3 है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। साथ ही साथ आप अपनी कॉन्सेप्ट से भी क्लियर करते चले और याद भी करते हुए चलते हैं। बात करते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में। तो वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बात को कहने वाला, जो अपनी बात को कहने वाला व्यक्ति है, वह जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वक्ता मैं, बोलने वाला, तो मैं अपने लिए मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमने, हमारा, हमें। तो ये तो है इसके बहुवचन। मेनली आपका मुख्य शब्द इसमें मैं है। इसी में आप सभी कारक जोड़ते हुए चलेंगे। मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमने, हमारा, हमें, हमको। तो मैं का बहुवचन क्या होता है? आपका हम होता है। तो 2 मुख्य शब्द यहाँ से हम लेते हैं। एक होता है मैं शब्द और एक होता है हम शब्द। मैं शब्द में आप सभी कारक जोड़ने से आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम बन जाते हैं और हम शब्द में सभी कारक चिन्ह आपका जोड़ने से क्या होता है? आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसको उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम।
वक्ता श्रोता से बात करते समय उसके नाम के बदले जिससे बात कर रहा है, श्रोता सुनने वाला, जिसके बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वक्ता होता है बोलने वाला और श्रोता होता है सुनने वाला। तो सुनने वाले के लिए जिस भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, या आप, आपका, आपको, आपके या आपने। तो यहाँ पर आपका, तू, तुम, तेरा, तुम्हें, तुझको, ये सब क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसके लिए प्रयोग होता है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम श्रोता के लिए प्रयोग होता है। तीसरा होता है इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम। अनुपस्थित या दूरस्थ व्यक्ति, प्राणी या वस्तु जिसके विषय में बातचीत की जाती है अथवा लिखा जाता है। दो तरह की कंडीशन है, या तो व्यक्ति अनुपस्थित हो या फिर वो व्यक्ति दूरस्थ व्यक्ति हो। कोई वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकता है जिसके विषय में बातचीत की जा रही है अथवा उसके बारे में लिखा जा रहा है। लिखने वाला भी आपका वक्ता होता है जिसके बारे में लिखा जा रहा है, और उसके लिए जो भी सर्वनाम प्रयोग होगा वह अन्य पुरुष सर्वनाम की कैटेगरी में आता है। जैसे यह, ये, वह, वे, उन्हें या उसे। मतलब ये कि जो वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त जिसके बारे में बात की जा रही है वो अनुपस्थित हो सकता है, दूरस्थ हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, उसके बारे में बातचीत की जाती हो या उसके बारे में लिखा जाता हो, वह अन्य पुरुष सर्वनाम में आता है। क्लियर है? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा होता है इसी के अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम। कई बार पेपरों में निजवाचक सर्वनाम से भी प्रश्न आते रहे हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग करता मतलब करने वाला खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए जिस भी सर्वनाम का प्रयोग वो करेगा उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आप शब्द है वो आदर सूचक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन अपने आप में महत्वपूर्ण। यदि वो आदर सूचक हो तो वो मध्यम पुरुष आपका सर्वनाम में चला जाता है। आप आदर सूचक नहीं होना चाहिए, आप अपने लिए प्रयोग होता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। आपकी मैं तीनों कंडीशन आपको पढ़ाऊंगा। अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सर्वनाम शब्द हैं जो इसके अंतर्गत आप पहचान कर सकते हैं। अपने आप यदि आपको वाक्य में लिखा मिल रहा है, स्वयं आपको लिखा मिल रहा है, खुद यदि आपको लिखा मिलता है, स्वतः आपको लिखा मिलता है, तो वह निजवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे लिखा मैं आप चला जाऊंगा, तो ये स्वयं की बात कर रहा है, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम क्या है? अपने आप। यहाँ क्या है आपका? आप। यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, तो स्वयं। ये सभी निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया कि आप आदर सूचक न हो, तो इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि आप मध्यम पुरुष सर्वनाम में कब आएगा, निजवाचक सर्वनाम में कब आएगा और अन्य पुरुष सर्वनाम में किस प्रकार से आपका प्रयोग होता है। और कई बार पेपरों में इसी कंडीशन को लेकर के प्रश्न भी आए हैं। तो आप सर्वनाम के प्रयोग पर आप ध्यान दें। तो आप सर्वनाम का प्रयोग 3 तरह से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से आप सर्वनाम का प्रयोग होता है, जिसकी पहचान हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए, श्रोता जो बात को सुन रहा है, आदर सूचक किया जाए तब वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो जो बात को सुन रहा है लेकिन आदर सूचक हो, आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए, तो यहाँ पर आप शब्द जो है वो आदर सूचक है। दूसरा, आप जयपुर से कब लौटे, तो ये श्रोता के लिए है, बात को पूछा जा रहा है और आदर सूचक शब्द। यदि आपका प्रयोग आदर सूचक के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह मध्यम पुरुष सर्वनाम की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन है यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक रूप में अन्य के लिए किया जाए तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। आप यहाँ पर आदर सूचक तो कहेंगे ही, लेकिन वह बातचीत किसी अन्य व्यक्ति के लिए कही जाएगी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे सचिन क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं आप, भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक भी हैं। तो यहाँ पर आप जो शब्द है वो सचिन तेंदुलकर के लिए आदर सूचक के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन वह अन्य के लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अनुपस्थित है। ठीक है, लेकिन यदि आप शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जो व्यक्ति आपके समक्ष अनुपस्थित है, दूरस्थ है
और आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक है, तब भी वह क्या होगा, आपका अन्य पुरुष सर्वनाम है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाता है, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। तो यहाँ पर अनुपस्थित है, पास्ट की बात है। तो आप शब्द यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए आपके समक्ष मौजूद नहीं है, वो श्रोता के रूप में नहीं। यदि वो श्रोता के रूप में मौजूद होते हैं तब वहाँ पर आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अन्य के लिए प्रयोग किया गया। यही शब्द आप किसी भी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं तो अन्य पुरुष सर्वनाम में आपका आ जाएगा। तीसरा होता है यदि आपका प्रयोग कर्ता के लिए हो और निजवाचक सर्वनाम होता है। खुद के लिए यदि आप प्रयोग करें परंतु यहाँ जो आप होगा वो आदर सूचक नहीं होगा। यदि आप शब्द का प्रयोग आप अपने आप के लिए करते हैं तो निजवाचक होता है कि मैं अपना गृह कार्य आप कर लूँगा, तो यहाँ पर आप अपने प्रयोग है, वह आप चला जाएगा, तो ये अपने लिए प्रयोग है। सर्वनाम का तीसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पिछली कुछ परीक्षाओं में निश्चयवाचक सर्वनाम से कई प्रश्न देखने को मिले हैं। तो बात करते हैं परिभाषा के बारे में। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम, या दूसरे शब्द में हम समझाएं तो वह सर्वनाम जिससे निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों,